हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? कमेंट दिखाओ। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों आप? हाँ जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आज आप हमें बताई दो, कैसा महसूस कर रहे हैं जी? अच्छा लग रहा है? ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, आज फ्राइडे है, इस वीक की आपकी आखिरी क्लास है और मेरी तो आखिरी है ही। ठीक है, चलिए। आज की क्लास का कंसेप्ट नंबर 1। इस कंसेप्ट पे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। कभी कभी इस पे पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल, और मतलब बहुत अच्छे ये सवाल ही आते हैं। देखिए बच्चों, आदमी जो पैसा कमाता है वो उसकी टोटल इनकम या ग्रॉस इनकम होती है। जो आदमी मेरे दोस्तों पैसा कमाता है वो उसकी टोटल इनकम मेरे दोस्तों या फिर ग्रॉस इनकम होती है। टोटल इनकम में से सरकार को आदमी कुछ ना कुछ टैक्स देता है। तो आदमी जो पैसा कमाता है वो होती है उसकी ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में से आदमी जो है सरकार को टैक्स देता है। अब टैक्स देने के बाद मेरे प्यारे भाई, आदमी के हाथ में जो बचता है ना, आदमी के पास जो पैसा बचता है वो होती है नेट इनकम। ऐसे हम बोलते हैं मेरे दोस्तों, इन हैंड सैलरी भी बोल देते हैं इसे, इन हैंड सैलरी, नेट इनकम। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं शुद्ध आय। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं शुद्ध आय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई आदमी जो पैसा कमाता है, जो उसकी टोटल कमाई होती है वो होते है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में से सरकार को आदमी टैक्स पे करता है। तो जो उसके पास बचता है मेरे प्यारे, उसे हम नेट इनकम कहते हैं। सैलरी कैश इन, सैलरी इन हैंड सैलरी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, एक आदमी की महीने की कमाई 50,000, 50,000। एक आदमी की जो कमाई है वो 50,000 रुपए पर मंथ है। वो 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए सरकार को टैक्स देता है। वो 50,000 रुपीज में से 8,000 रुपीज सरकार को टैक्स देता है। तो 50,000 में से 8,000 रुपए सरकार को टैक्स देने के बाद उसके पॉकेट में कितना बचेगा? 50,000 में तो 42,000 सरकार ले गई, तो मेरे पास कितना बचा? 42,000 रुपए बचा। तो मेरी जो नेट इनकम है वो 42,000 रुपीज ही है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात अपन को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, आप सरकार को कितना टैक्स रेट दे रहे हो, आयकर की दर कितनी है, गवर्नमेंट आपसे कितना परसेंट टैक्स ले रही है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है मेरे प्यारे भी, जल्दी से बताओ क्या आएगा फटाफट। आयकर की दर क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे आयकर की दर कितनी है। तो आप कहोगे सर, आप एक महीने में 50,000 रुपीज कमा रहे हो, 50,000 रुपए। आप एक महीने में 50,000 रुपीज कमा रहे हो, टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी 50,000 है। 50,000 रुपए की इनकम में से, टोटल इनकम में से आप सरकार को टैक्स कितना दे रहे हो? 8,000। टोटल इनकम 50,000 में से आप सरकार को 8,000 टैक्स दे रहे हो, तो परसेंटेज में कितना आएगा? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, ये यानी कि ये आ जाएगा 16%, 16%। तो आप सरकार को अपनी टोटल इनकम का 16% टैक्स दे रहे हैं। ये मतलब हो गया बच्चों। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन सरकार बदल गई। आप पहले भी एक महीने में 50,000 रुपए कमाते थे, आप आज भी एक महीने में 50,000 रुपए कमाते हो। आपकी ग्रॉस सैलरी नहीं बढ़ी, जितना पैसा पहले कमाते थे एक महीने में 50,000, आप आज भी एक महीने में उतना पैसा कमाते हो, 50,000। फाइनेंस मिनिस्टर बनी द लेजेंडरी निर्मला सीतारमन। उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, तुम 50,000 कमा रहे हो, हम तो टैक्स ज्यादा लेंगे। तो पहले सरकार आपसे 8,000 रुपए टैक्स लेती थी, अब सरकार आपसे 10,000 रुपए इनकम टैक्स लेती है। 10,000 रुपीज। कितना टैक्स लेती है सरकार आपसे? 10,000 रुपए इनकम टैक्स लेती है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर, पहले टैक्स कितना देना पड़ रहा था?
8,000। अब टैक्स कितना दे रहा पड़ रहा है सरकार को? 10,000। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आपकी नेट इनकम क्या होगी? अब आपकी नेट इनकम क्या होगी? तो आप कहोगे सर 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए अब टैक्स लग रहा है, तो मेरी नेट इनकम 40,000, 40,000 रुपए कुल रह जाएगा। मेरी पॉकेट में मात्र अब 40,000 रुपए ही बचेगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इनकम टैक्स कितना बढ़ गया? 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज। इनकम टैक्स 2,000 रुपए बढ़ गया। सरकार ने आपसे 2,000 रुपए टैक्स लेना ज्यादा शुरू कर दिया, तो आपकी नेट इनकम कितनी कम होगी? 2,000 रुपए कम होगी। पहले 42,000 थी, अब 40,000 होगी, 2,000 रुपए कम हो गई। 2,000 रुपीज आपकी नेट इनकम कम हो गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम सेम है, आपकी ग्रॉस इनकम कुल कमाई सेम है, तो सरकार जितने रुपए टैक्स बढ़ाएगी आपकी नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। भैया ये पिज्जा है, ये पिज्जा फिक्स है, सरकार इसमें से ज्यादा स्लाइस खाने लगेगी तो आपके पास खाने को कम बचेगा। जितना टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा बढ़ाएगी उतनी ही आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी। क्लियर है? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि नेट इनकम में चेंज बराबर टैक्स अमाउंट में चेंज। नेट इनकम में चेंज बराबर टैक्स अमाउंट में चेंज। टैक्स अमाउंट में जितना चेंज होगा नेट इनकम में उतना ही चेंज होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आपकी इनकम ग्रॉस सैलरी सेम है, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो अब बच्चों हम सवाल करते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 15। जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है, फटाफट जवाब देंगे। व्हेन इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन ए रूपी। बड़ा पोइटिक सवाल है ये। जब आयकर 1 रुपए में 8 पैसे है तो एक आदमी की नेट इनकम 3,09,580। एक आदमी की नेट इनकम 3,09,580 है। सवाल में क्या पूछा है? व्हाट विल बी हिज नेट इनकम। तो आदमी की नेट इनकम क्या होगी यदि इनकम टैक्स इज रेज टू 12 पैसा। यदि इनकम टैक्स को मेरे दोस्तों 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले तो सवाल ही नहीं समझ पाए होंगे। पोएटिक तरीके से यहां पे बोला गया है कि जब इनकम टैक्स 1 रुपए में 8 पैसे है तो एक आदमी की नेट आय 3,09,580 है। 1 रुपए में 8 पैसे टैक्स है। इस बात का क्या मतलब है? 1 रुपया का मतलब होता है 100 पैसे। 100 पैसे में से आपकी कमाई के हर 100 पैसे में से 8 पैसे टैक्स देना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 पैसा कमाओगे, 1 रुपया कमाओगे, तो 1 रुपए में से 8 पैसा सरकार का। 2 रुपया कमाओगे, 16 पैसे सरकार के। हर 1 रुपए में से 8 पैसा सरकार का टैक्स है। तो 100 पैसे में 8 पैसे कितना होता है? 8%। तो इनडायरेक्टली तरीके से बोला गया है कि अगर आयकर की दर 8% है तो नेट इनकम 3,09,580 है। अगर टैक्स बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया जाए, 1 रुपए में 12 पैसे, यानी कि टैक्स अगर बढ़ाकर 12% कर दिया जाए तो नेट इनकम क्या होगी? देखो बच्चों, आदमी की टोटल इनकम तो सेम होती है 100%। टोटल इनकम 100%। अगर 100% में से 8% टैक्स दे रहा है आदमी, 100 में से 8% टैक्स दे रहा है, तो उसकी नेट इनकम कितनी होगी? 92%। 100% में 8% टैक्स दे दिया, बचा कितना आदमी के पास? 92%। और आदमी की नेट इनकम है कितनी? 3,09,580 रुपए।
क्लियर है बच्चों? 92% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 92। 1% की वैल्यू आ गई बटे 92। आपसे पूछा टैक्स बढ़ाकर 12% तक कर दिया जाए ना, 12 पैसा, 1 रुपया में 12 पैसा टैक्स लो। अगर 100 पैसे में 12 पैसा होता है 12%। अगर आप 12% टैक्स लोगे तो नेट इनकम क्या होगी? 88%। 100 माइनस 12 88% होगी। तो नेट इनकम आपसे पूछा क्या हो जाएगी? 88%। तो 88% की वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई बाई 88। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। अब मुझे कैलकुलेशन करनी, या तो आप कैलकुलेशन करो, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां 88 में मेरे दोस्तों 11 आता है, तो आंसर 11 से कटने वाला होगा। मैं चेक कर लेता हूं, मैं कर लूंगा। दूसरा कि बच्चों अगर मैं 4 से काट भी दूं, 4 से, तो ये 22 बार जाएगा, 23 बार जाएगा, 23 बार। तो ऊपर 80 आ रहा है ना, 580, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या है 21 से 4 से कटने वाली है, 4 से, तो 4 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। तो यानी कि ये वाला आंसर तो होगा नहीं, आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा। मैं यहां से यूनिट डिजिट भी मैच कर सकता हूं। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहां से इकाई का अंक मैच कर लो मेरे दोस्तों। इकाई का ऊपर देखो, एंड में 0 तो आएगा ही आएगा। ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक अट्टू मट्टू 64 4 है। ऊपर एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 4 है। 8 अट्टे 64, 64 में 4। नीचे क्या है? 92। नीचे एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 है, 2 2। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं 4 को 2 से भाग देता हूं तो या तो 2 दूनी 4 जाएगा या फिर 2 सत्ते 14 जाएगा। तो एंड में या तो 2 आएगा या फिर 7। आंसर इन दोनों में से है। 88 में 11 आता है, 11 से कटने वाला नंबर ये है क्या? 6 2 8 2 10। ये नंबर 11 से कटता है। ये नंबर 11 से कटता है क्या? 7 2 9 2 11। ये 11 से नहीं कटता। ए ऑप्शन इसका आंसर है। 11 से कटने वाला पहला ऑप्शन है। 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, वो भी आसान है। 8 का मल्टीपल भी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 88 में आपका 8 भी आ रहा है, 11 भी, तो दोनों का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। हो गया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 16 और 17 प्यारे बच्चे करके बताएं। ये बढ़िया सवाल है। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगा। बोला है यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई तो नेट इनकम 1% कम हो गई। आयकर की दर क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? सवाल देखो, एक आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद इनकम टैक्स देता है, तो कुछ आयकर की दर भी होगी, रेट ऑफ इनकम टैक्स भी होगा। सवाल बोला है अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ाया जाए, इनकम टैक्स की अमाउंट को 19% बढ़ाया जाए, अगर आयकर के इनकम टैक्स के अमाउंट को 19% बढ़ाया जाए तो आदमी की जो नेट इनकम है वो 1% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? सुनिए मेरे दोस्तों, क्या आप जानते नहीं है? टैक्स को 19% बढ़ाया हमने। टैक्स को कितना बढ़ाया? 19%। टैक्स को 19% बढ़ाया तो आदमी की जो नेट इनकम है, नेट इनकम को शॉर्ट में एनआई लिखा करो, नेट इनकम 1% कम हो जाती है। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया कि जितना टैक्स बढ़ाओगे, इस सवाल में यह तो नहीं बोला गया कि आदमी की इनकम बढ़ी है, इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इनकम सेम है। तो अगर इनकम सेम है तो जितना टैक्स बढ़ाओगे, जितना आप इनकम टैक्स ज्यादा लोगे, नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। टैक्स 19% बढ़ा, नेट इनकम 1% कम हो गई, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आदमी के ऊपर लगने वाले टैक्स और इस आदमी की नेट इनकम का रेशियो क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? टैक्स और आदमी की नेट इनकम का रेशियो क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 19 उधर जाएगा, ये इधर आ गया, 19 उधर चला जाएगा, 1/19। ये रेशियो आ गया बच्चों। यहां से स्टूडेंट में एक बात कह सकता हूं कि अगर आदमी 1 रुपए टैक्स देता है, अगर आदमी 1 रुपए टैक्स दे रहा है, अगर आदमी 1 रुपए टैक्स दे रहा है,
तो आदमी 19 रुपए की बचत कर ले रहा है, 19 रुपए नेट इनकम बचा ले रहा है। तो उस आदमी की टोटल इनकम क्या होगी, जल्दी बताओ, टोटल इनकम क्या होगी, टोटल इनकम जल्दी बताओ। अगर कोई आदमी सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहा है, फिर भी उसके पास 19 रुपए बच रहा है नेट, तो वो आदमी कितना कमाता होगा, 20 रुपए कमाता होगा, 1 + 19 20 रुपए कमाता होगा। टोटल इनकम 20 होगी, 20 में से सरकार को 1 टैक्स दिया, तब जाके उसके पास 19 बचा। यानी कि आदमी टोटल 20 रुपए में से 1 रुपए टैक्स दे रहा है, तो टैक्स की दर कितनी है, 1/20, और 1/20 कितना होता है, 5%। तो आयकर की जो दर है वो 5% है, 5% रेट ऑफ इनकम टैक्स है। ये सवाल का बेसिक मेथड है बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को। जब पेपर में आएगा तो आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट है कि बार बार यही सवाल आएगा, बस डाटा बदला जाएगा। इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है, आयकर की दर क्या है। इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है, नेट इनकम 1% कम हो जाती है, आयकर की दर क्या है। तो नेट इनकम 1% कम हो जाते तो 1/, इन दोनों को जोड़ लेना है, 1 + 19, ये सवाल का आंसर है, यानी कि 1/20। 1/20 5%, डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया। जब भी ऐसा सवाल आए आपको यही करना है, 1/, इन दोनों को जोड़ लो। जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है 17। इनकम टैक्स, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 22%, इनकम टैक्स 22% बढ़ता है, तो नेट इनकम 3% कम हो जाते, नेट इनकम 3% रिड्यूस हो जाते। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, आयकर की दर क्या है। तो बच्चे आयकर की दर क्या होगी, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, 3/3 + 22, दोनों जोड़ देंगे, 3/22 25 होता है, 1/25 4%, 4% का 3 गुना 12%। आयकर की दर कितनी आ गई, 12% आ गई, यह आंसर हो गया। ठीक है ना। इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 22%, नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 3%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, 3 दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 22 25, 1/25 4%, 3/25 12%। बात खत्म। कर लोगे स्टूडेंट्स, क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। ये थ्योरी सभी को समझ में आई है। एकदम गलत साहिल दास, चेंज बराबर करना है साहिल दास, टैक्स में चेंज, नेट इनकम में चेंज, फाइनल वैल्यू को बराबर नहीं करना है। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। अगला टाइप, अगला टाइप, टाइप नंबर 2, ताजे फल सूखे फल वाला सवाल। ताजा ताजा फल है, सूखा सूखा फल है, बताइए। अच्छा सवाल है बच्चों। टाइप नंबर 2, जल्दी से करो, बनाए, फटाफट बनाए मेरे दोस्त, जल्दी करें।
सोचो जरा इस सवाल का आंसर। ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे मेवों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, कितने किलोग्राम? ध्यान सुनेगा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर हुक्म सिंह? हां, समझ में कैसे आएगा? अब आएगा। देखो, जैसे अंगूर होता है, अंगूर को धूप में रख के सुखा दो तो क्या बन जाता है भाई? वो छुआरा बन जाता है क्या है? अंगूर को सुखा देंगे तो क्या बन जाता है? किशमिश बन जाता है। वही किशमिश होता है ना। तो भाई जैसे अंगूर होता है, आप ये समझो अंगूर का फल है। अगर अंगूर ताजे हैं तो अंगूर में 68% पानी रहेगा। अब उनको धूप में रख के सुखा दो तो सूख जाएंगे, मेवा बन जाएगी, किशमिश बन जाएगी। तो जो किशमिश बन जाएगी, जब सूखा हो जाएगा फल, तो सूखे में कितना पानी होगा? 20% पानी होगा। तो सवाल बोला गया, अगर मैं 100 किलोग्राम ताजे अंगूर को धूप में रख के सुखा दूं तो जो सूखी किशमिश बनेगी उसका वजन कितना होगा? यह सवाल है। आप समझे हुकुम जी? अरे हुकुम्बा, समझी तू? ठीक है। ताजे फलों में 68% पानी है। अगर हम 100 किलोग्राम ताजे फलों को धूप में रख के सुखा दें तो कितने किलो किशमिश बनेगी? अगर सूखे किशमिश में, सूखे मेवे में 20% ही पानी होता है। देखो इस सवाल के पीछे लॉजिक क्या है, एक ही सवाल कराऊंगा, ऐसा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जब भी हम ताजे फलों को सुखाते हैं तो पानी तो धूप में उड़ जाएगा, पानी की मात्रा तो कम हो जाएगी क्योंकि पानी धूप में उड़ जाएगा वाष्प बन के। लेकिन जो फल का छिलका रहता है, जो गूदा रहता है, जो पल्प रहता है, जो पल्प की क्वांटिटी होती है जिसे आप खाते हो, जो सॉलिड पार्ट होता है फलों का, सॉलिड, वो सेम रहेगा। यही अकेले इस सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक है कि फलों में पल्प की जो मात्रा है वो सेम रहेगी। अब बात क्लियर हुई योगेश कुमार? ठीक है। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। हमारे पास 100 किलोग्राम ताजे फल थे। 100 किलोग्राम ताजे फलों में पानी कितना है? 68%। तो बताओ बाकी का क्या होगा? पल्प होगा। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% में से अगर 68% पानी घटाओगे तो 100 में आपका 32% पल्प है, 32% पल्प होगा, बाकी छिलका होगा, सॉलिड पार्ट होगा जो आप खाते हो। तो ड्राई फ्रूट्स जो बनेंगे, जो सूखे फल बनेंगे, उनमें कितना पानी? उनमें 20%। माना ड्राई फ्रूट्स बनेंगे डी किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे, उनमें पानी 20% होगा, तो पल्प कितना होगा? 100% में से 20% घटाओ, पल्प कितना होगा ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी का? ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी का 80% पल्प यानी कि छिलका होगा। बराबर होना चाहिए। सूखे फलों में और ताजे फलों में पल्प की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये इक्वल कर देते हैं। 80 से चला जाएगा हमारा 3240 बार, 40 बार चला जाएगा। तो यहां से ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी जो आएगी 40 केजी आएगी। आंसर है 100 किलोग्राम ताजे फल को धूप में रखोगे तो 40 किलोग्राम आपके सूखे फल मिलेंगे। डी ऑप्शन आंसर है। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं दिवांशु राय कवार जी। नो फॉर्मूला, मुझे आता ही नहीं फॉर्मूला, मेरे को याद ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं। हम तो कॉन्सेप्ट जानते हैं। इस ताजे फलों से बनाओगे सूखे फल, पल्प की क्वांटिटी सेम कर दो, दैट्स इट, आंसर आ गया, बात खत्म। आगे नेक्स्ट, अगला टाइप, टाइप नंबर 3। हर चीज अपना 100 सवाल में दिया है सर, क्यों? अरे भाई यार तुम कैसे बालक हो यार, वो बुद्धि सड़ी हुई है तुम लोगों की है। तो ऐसे वो मरे हुए बालक हैं भाई।
अगर हम कंट्रोल, ताजे 100 100 किलोग्राम ताजे अंगूर हैं, उनमें 68% पानी है। उनको धूप में सुखा के किशमिश बना दी, सूखे मेवे बना दिए। सूखे मेवे में 80% पानी है। तो पूछा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनेंगे। अरे भाई, जब भी आप फलों को धूप में रखोगे पानी तो उड़ जाएगा धूप में, लेकिन जो फलों का सॉलिड हिस्सा होता है मेरे दोस्तों, जो गूदा होता है, जो छिलका होता है, जो पल्प होता है, वो सेम रहेगा जितना पहले था भी उतना। अगर ये है, ये दिख रहे हो, ये खरबूजा, ये खरबूजा को अगर मैं धूप में रख दूं सड़ जाएगा। इसके अंदर का जो पानी जो निचोड़ जाएगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, देखो नीचे बूंद भी टपक जाएगी पानी की। लेकिन ये जो छिलका, ये जो है बेटा गूदा, जो आप खाओगे, ये जो सॉलिड चीज है, ये तो सेम ही रहेगी। भाई तो हमने पल्प की क्वांटिटी को सेम कर दिया। 100 किलोग्राम में 68% पानी है, तो बाकी का 32% 100 किलोग्राम में पल्प है। माना डी किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे, तो ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी, तो बाकी का 80% पल्प है। दोनों की क्वांटिटी को बराबर कर दिया। अब ना समझ में आए तो भैया, कल ही यहां मोहल्ले में बोर्ड लगा के गए, नगर पालिका में जरूरत है कूड़ा उठाने वालों की। 200 रुपया नेट दिहाड़ी मिलेगी, 3 घंटे काम है बस सुबह सुबह। तुम राजी हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। और वो बड़ी सुविधा दे रहे हैं, वो कूड़ेदान भी दे रहे हैं और रेड़ी भी दे रहे हैं कूड़ा उठाने को, और खुरपी भी दे रहे हैं बीनने के लिए। ठीक है, और ओवर टाइम का पैसा अलग से है। सो एज्यूम किए ना, एक घूसा मार के तुम्हें गर्दन को 360 डिग्री पर रोटेट कर दूंगा। अबे 100 किलोग्राम सवाल में दिया है लीचड़, कहां मर गए। कितना गाली खाते हो यार तुम लोग मुझसे। 100 किलोग्राम सवाल में दिया है, हर चीज अपने आप पे 100% होती है। ये अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। टाइप नंबर 3। करिए। हाँ नीतीश कुमार ओझा, मैं किया हूं मैं। चलिए, सवाल है, ए सॉल्यूशन कंटेन 16.5% ऑफ सॉल्ट। एक घोल में 16.5% नमक है। देखो सबसे पहले समझो, घोल, घोल या अंग्रेजी में सॉल्यूशन शब्द का क्या मतलब है। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम पानी में या एक लिक्विड में एक सॉलिड चीज मिलाते हैं। जैसे हमने पानी में नमक मिलाया था, पानी क्या है, द्रव है, नमक क्या है, ठोस है। तो जब हम लिक्विड चीज में एक सॉलिड चीज मिलाते हैं, जैसे हमने पानी में चीनी मिलाया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो क्या बनता है मेरे दोस्तों, वो घोल, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में घोल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपके पास एक घोल है जिसमें 16.5% नमक है। ये पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि नमक पानी का घोल है, और इसमें नमक की मात्रा कितनी, 16.5% इसमें नमक की मात्रा है। तो एक घोल में 16.5% नमक है जी। ये सवाल जो मैं आपको ऐसे 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्यूशन वाले होंगे चारों क्वेश्चन। तो बोला है फ्रॉम विच, इससे
18 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। हमने नमक पानी के घोल को गैस पर रख के गर्म किया और 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अब जब गैस पे गर्म करोगे नमक पानी के घोल को, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो जो बचेगा वो गाढ़ा सा होगा, नमक की मात्रा ज्यादा बचेगी, पानी कम हो जाएगा। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन बिकम 20.9%। पहले नमक कम था, अब नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। अब घोल में नमक की जो सांद्रता है, अब घोल में नमक का जो कंसंट्रेशन है 20.9% है। तो आपसे पूछा है बताओ सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी, घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हमारे पास एक नमक पानी का घोल है तो उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है, उसमें नमक की मात्रा कितनी है, मैं कैसे निकालूंगा। सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है कैसे मैं निकालूंगा मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कि इसमें टोटल सॉल्यूशन कितना है, इसमें टोटल सॉल्यूशन कितना है मेरे प्यारे, कुल घोल कितना है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे दोस्तों परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की सांद्रता से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की सांद्रता से। आप कहोगे सर कंसंट्रेशन या सांद्रता का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सपोज मेरे पास नमक पानी का टोटल 50 लीटर घोल है, 50 लीटर, और इस 50 लीटर में समझो मेरे दोस्तों कि 12 लीटर नमक है, 50 में 12 जो है वो नमक है, तो नमक का कंसंट्रेशन क्या आएगा इनटू 100%, 24%। आउट ऑफ टोटल मिश्रण, पूरे मिश्रण में कोई चीज कितनी उपलब्ध है, पूरे मिश्रण की मात्रा में कोई चीज कितनी उपलब्ध है, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। आप कहोगे सर ये क्या बकवास है, कहां से आया है, मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो कचरा। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए सवाल से कोई लेना देना नहीं है, सवाल की तरफ देख मत लेना। जैसे सपोज आपके पास टोटल 200 लीटर नमक पानी का घोल है, आपके पास टोटल 200 लीटर नमक पानी का घोल है, टोटल 200 लीटर मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, और माना इस 200 लीटर में 28% नमक है। नमक की सांद्रता कितनी है, नमक का कंसंट्रेशन कितना है, 28%। बताइए, ऐसा नमक को पानी में घोलोगे तो नमक भी लिक्विड ही बन जाएगा ना। तो मानो मेरे दोस्तों कि आपके पास टोटल 200 लीटर घोल है, 200 में से 28% आपका नमक है, नमक की कंसंट्रेशन कितना 28%, बाकी का 72% क्या होगा, 100% में से 28% घटाओ, बाकी का 72% पानी होगा। तो 200 लीटर में से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, माना 28% नमक की कंसंट्रेशन है, नमक की सांद्रता है, नमक की प्रेजेंस है, तो नमक की क्वांटिटी कितनी होगी, 200 लीटर का 28% आता है 56 लीटर, तो नमक का जो वॉल्यूम होगा वो 56 लीटर होगा। बात आई ना समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। तो नॉर्मल कंसेप्ट है, नॉर्मल, ठीक है ना। शाम को गोलगप्पे बेचने वाले इस कंसेप्ट को जानते हैं, आप थोड़ा पढ़े लिखे हो तो आप नहीं जानते, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, एक सॉल्यूशन में, एक घोल में 16.5% नमक है, एक घोल में कितना नमक है, 16.5% नमक की क्वांटिटी है, नमक पानी का घोल है। हम गैस पे गर्म करते तो 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, 18 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। अब घोल में, अब सॉल्यूशन में नमक का जो कंसंट्रेशन है वो 20.9% हो जाता है। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। एक बात बताओ, अगर आप गैस पे नमक पानी के घोल को गर्म करोगे तो पानी तो भाप बढ़ के उड़ जाएगा, क्या नमक भाप बन के उड़ेगा, नहीं, नमक उसी बर्तन में जमा रहेगा, नमक नहीं उड़ने वाला, नमक की क्वांटिटी सेम रहेगी। समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप नमक पानी के घोल को गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, नमक तो भाप नहीं बनेगा। नमक
की क्वांटिटी सेम रहेगी। बर्तन में जितना नमक पहले था आज भी उतना ही नमक रहेगा। जो है सॉल्ट की क्वांटिटी सेम रहेगी, केवल पानी ही भाप बन के उड़ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो है वो सेम रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। जितना नमक पहले था बर्तन में उतना ही नमक रहेगा। क्लियर है? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या? जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं अगर उनको समझ में आए तो कमेंट में यस लिखो, यस सर। अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोल दिया करो यार, बिल्कुल रावण हो रखे हो यार। है? पता नहीं कैसे बालक हो यार। सही करते वो मास्टर जो ये सब पढ़ाने के झंझट में पढ़ते ही नहीं है। सिंपल सिंपल दो चार सवाल कराया, खुश और आगे बढ़ गए। सही करते हैं बिल्कुल वो। हमारे पास एक नमक पानी का घोल है जिसमें नमक कितना है, 16.5%। हमने नमक पानी के घोल को गैस पे गर्म किया, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। तो टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। भाई पानी उड़ गया तो टोटल सॉल्यूशन भी 18 लीटर कम हो जाएगा। अब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बचेगा बर्तन में। तो नमक का कंसंट्रेशन, अब बर्तन में नमक की जो कंसंट्रेशन है 20.9% है। लेकिन ये बात जानने वाले कि जितना नमक बर्तन में पहले था अब भी उतना ही नमक रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी भाप बन के उड़ सकता है, नमक नहीं उड़ेगा। तो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। और हमने आपको बताया है मेरे प्यारे भाई, पहली शीट में कंसेप्ट हुआ था, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहां पे सेम है, सॉल्ट की क्वांटिटी सेम है। एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। कॉन्सेंट्रेशन किस रेशियो में चेंज हुआ है? 11 से कट रहा है, 11 से 165 15 बार, और ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 में 99 19 बार। अगर ये कंसंट्रेशन 15 19 के रेशियो में चेंज हुआ है तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 19:15। आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर बर्तन में पहले 19 सॉल्यूशन था तो अब घट के 15 रह गया, तो सॉल्यूशन कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? 4 यूनिट। 4 यूनिट जो है सॉल्यूशन कम हो गया। कम कैसे हो गया? वो कि पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया। कितना पानी भाप बन के उड़ा? 18 लीटर। सॉल्यूशन कितना कम हुआ है? 18 लीटर। तो 4 की वैल्यू 18 लीटर है, कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4.5 गुना। 4.5 गुना। आपसे पूछा है विलियन की सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी, तो टोटल सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 19 यूनिट। तो 19 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। अब 19 का 4.5 गुना, पहले 19 की 4 में गुणा करो 76, फिर 19 का आधा करो 9.5, तो 76 में 9.5 जोड़ेंगे 85, 85.5। तो 85.5 लीटर मेरे दोस्तों टोटल सॉल्यूशन है। ये ए ऑप्शन आंसर है, 85.5। सॉल्यूशन की जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 85.5 लीटर है। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, काफी सारे कॉन्सेप्ट इस सवाल में लग रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला एक और सवाल ऐसा ही बच्चों, सवाल नंबर 21 है। एक और सवाल, ये सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर का, लेवल 2 को क्या बोलते हैं बेटा? ये ग्रुप डी बोलते हैं हम। लेवल 2 लेवल 1 ये सब ग्रुप डी के पेपर होते हैं रेलवे में। चलो बताओ बच्चों, सेम ही सवाल है बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी ऐड करना चाहिए जिससे कि 17.1% चीनी का घोल बन जाए? आप सवाल समझे?
हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ 38% शुगर सॉल्यूशन। जब ये लिखा है 38% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक चीनी पानी का घोल है, शुगर सॉल्यूशन का मतलब है आपके पास चीनी पानी का घोल है जिसमें शुगर कितनी है 38%। आपके पास एक चीनी पानी का घोल है 90 मिलीलीटर जिसमें 38% शुगर है। बोला कितना पानी इसमें मिलाना चाहिए, कितना पानी ऐड करना चाहिए जिससे इसमें शुगर 17.1% हो जाए, चीनी की मात्रा, चीनी का कंसंट्रेशन 17.1% हो जाए। ये सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई, ये भी पिछले सवालों की तरह है। आप मुझे बताओ शुगर की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक चीनी पानी का घोल है तो मैं चीनी की मात्रा कैसे निकालूंगा, बताओ मैं कैसे बताऊंगा। तो आप कहोगे सर चीनी की मात्रा होगी टोटल सॉल्यूशन, आपके पास टोटल घोल कितना है और इनटू उसमें शुगर का परसेंटेज कितना है, यानी कि शुगर का कंसंट्रेशन कितना है मेरे प्यारे भाई, ये होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल सॉल्यूशन में कितना परसेंट शुगर है, यहां से शुगर की क्वांटिटी आ जाएगी। हमारे पास एक चीनी पानी का घोल था 90 ml, इसमें शुगर कितनी थी 38%, 38% शुगर थी। बोला कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि चीनी का कंसंट्रेशन 17.1% हो जाए। देखो हमारे पास चीनी पानी का घोल था, मैंने उसमें पानी मिलाया, क्या मिलाया, पानी मिलाया, यानी कि मैंने चीनी तो मिलाई नहीं, चीनी तो ऐड नहीं करी, यानी कि जितनी चीनी की क्वांटिटी पहले थी आज भी उतनी रहेगी, चीनी जितनी पहले थी आज भी उतनी रहेगी, चीनी की क्वांटिटी सेम रहेगी। हाँ पानी आपने मिला दिया, टोटल घोल की मात्रा बढ़ जाएगी लेकिन शुगर की मात्रा सेम रहेगी। और आपको पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम रहने वाला है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। बताओ ये रेशियो कितना है, 38 और 17.1 का रेशियो कितना है, 38 और 17.1 का डेसिमल से 19 से जाएगा, 19 से 20 बार, 19 से 171, 20:9। ये रेशियो 20:9 है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों टोटल सॉल्यूशन रिवर्स रेशियो में होगा 9:20। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात आई समझ में, 9:20 रिवर्स रेशियो में होगा। यानी कि प्यारे बच्चों में ये कह सकता हूं कि अगर पहले सॉल्यूशन 9 था तो अब 9 से 20 हो गया, तो कितना ऐड किया गया, 11, 11 ऐड किया गया। पहले घोल की मात्रा कितनी थी 90 मिलीलीटर, तो 9 की वैल्यू 90 मिलीलीटर है, 10 गुना, तो ऐड कितना किया 11, तो 11 की वैल्यू भी 10 गुना होगी 110 ml, 11 की वैल्यू भी 10 गुना होगी 110 ml। ये आंसर है ए ऑप्शन, 110 ml पानी हमको मिलाना चाहिए। 9 की वैल्यू 90 है, 11 की वैल्यू 110। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चारों बच्चों सेम ही क्वेश्चन है ना। 9 से 20 की पहले सॉल्यूशन 9 था, हर्षवर्धन कुमार 9 से 20 हो गया, तो कितना बढ़ा 11। जब 20 में से 9 घटा नहीं पाते हो ना हरिदर्शन कुमार जी, सॉरी भाई, सॉरी। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 21 करिए जी। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, 19 से काटा बेटा, 19 से,
वेरी गुड यार, मैं तो तुमको अपशब्द कह दिया, तुम्हारी इंसल्ट का बेइज्जती कर दिया भाई, हैं? पर तुम आंसर बताने लग गए, तुम्हें अपनी इंसल्ट की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे। चीनी और पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, उसमें 26.4% चीनी है। चीनी पानी का घोल है 28 लीटर, उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके भाप द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर, हमने घोल गर्म किया, 6 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया, बचे घोल में कितने परसेंट चीनी होगी? तो आप जानते हैं कि शुगर की क्वांटिटी क्या होती है। हाउ कैन आई फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ शुगर? तो शुगर होगा मेरे दोस्तों टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन, कुल घोल, इंटू परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर का कंसंट्रेशन इंटू परसेंटेज ऑफ शुगर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास चीनी पानी का घोल था कितना? 28 लीटर, 28 लीटर। हमने उसको गैस पर रख के गर्म करा, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, 28 में से 6 लीटर उड़ गया, तो बचा कितना? 22 लीटर घोल बचा। अब पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, चीनी तो नहीं उड़ेगी, चीनी तो नहीं उड़ेगी, यानी कि चीनी की क्वांटिटी सेम रहेगी, शुगर की क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी ऑफ शुगर सेम। तो मेरे प्यारे भाई, दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में, दूसरी रिवर्स रेशियो में। बताओ सॉल्यूशन किस रेशियो में चेंज हुआ है? दो से कट रहा है, ये 14 बार, ये 11 बार, 14 11। आप बोलो हाँ जी सर। तो शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा, 11:14, 11:14, रिवर्स रेशियो में। बताओ पहले कितनी चीनी थी? पहले शुगर का कंसंट्रेशन था 26.4%, तो 11 की वैल्यू 26.4%, कितने गुना? 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 2.4 गुना। अब कितने परसेंट चीनी है? तो 14 की वैल्यू अब 2.4 गुना होगी। 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 28 में 5.6 जोड़ेंगे तो 33.6% इसमें चीनी है। आंसर इसका डी है। अरे हिमांशु यादव जी, इंग्लिश में तो पढ़ ही रहे हैं क्वेश्चन, आप भी थोड़ा हिंदी को प्यार कर लो। वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलिए इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि सवाल नंबर 22 होगा, 22 होगा। बताइए। सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2020 की परीक्षा में। अच्छा सवाल होगा बच्चे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का है, करके बताएं। करो। नहीं अंकुल जी, बिल्कुल नहीं। एनटीपीसी को सवाल है। थैंक यू केतन जैन जी। अच्छा आप तो खैर नए बच्चे हो, आपको मेरी डांट का बुरा तो नहीं लगता? इस बैच में लड़कियां काफी ज्यादा हैं, माधुरी रूपा भी इसी बैच में है। तो क्या आपको हमारी डांट का, जो मैं डांट देता हूं, आपकी बेइज्जती की इंसल्ट करता हूं, तो क्या आपको मेरी डांट का बुरा तो नहीं लगता? क्या आप दिल पे तो नहीं लेते? क्या आप रोने तो नहीं लगते? क्या आप आंसुओं से भर के बाथरूम में बंद करके घंटों रोते तो नहीं है? क्या आप कमरा बंद करके तकिया में मुंह छुपा के रोते तो नहीं है कि सर ने आज हमें डांट दिया? क्या तुमको मुझ पे गुस्सा आता है? क्या आपका मन करता है कि पत्थर फेंक के जो है स्क्रीन पे मार दूं सर के? हाँ।
चलो बढ़िया, एंटरटेनमेंट हो जाता है। चलिए, 10 लीटर सॉल्यूशन में से 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। शेष घोल में 6% नमक पाया गया, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में नमक कितना था? अब देखो पेपर में इस स्पीड से करना है। पहले 10 था, 2 लीटर उड़ गया, अब 8 हो गया, तो कंसंट्रेशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। 10-8 का रेशियो 5-4, कंसंट्रेशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो गया जी मेरे दोस्तों 4-5। अब सॉल्यूशन में 6% नमक है, 5 की वैल्यू 6% है, कितने गुना? 1.2 गुना। तो ओरिजिनल में कितना नमक था? 4 की वैल्यू 1.2 गुना, 4.8%। डी ऑप्शन। मैं अगर होता तो इस सवाल को इस तरीके से करता, केवल इतना ही लिखता, इससे आगे मैं कुछ करता ही नहीं। लगेगी मोहम्मद अरशद। ठीक है बच्चों, इसी के साथ करते हैं आज की कहानी का अंत। ठीक है भाई, आज इच्छा नहीं है, आज जाके फिल्म देखी जाएगी। मिलते हैं मंडे को खुले मन से। बाय मेरे प्यारे भाई।